सुमिच, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा प्लेसमेंट और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सेटिंग। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, जो होना था, जैसा बताया जा रहा था, जैसा समझा जा रहा था, वैसा ही हो गया। बिहार विधान परिषद के सभी सदस्य निर्विरोध चुने जाएंगे। एनडीए के 8, आरजेडी के 1 और जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें जेडीयू के 1 प्रत्याशी। लेकिन शिकार तो हो गए उपेंद्र कुशवाहा। उनके बेटे दीपक प्रकाश को कोई जगह नहीं मिली। बिहार सरकार के मंत्री पद से अब इस्तीफा देना ही होगा, कोई रास्ता बचता है नहीं। उन्होंने सोशल मीडिया प्रोफाइल से अपने नाम के आगे जो मंत्री पद लिखा था वह हटा लिया है। जब हम यह कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक इस्तीफा नहीं हुआ है, लेकिन इस्तीफा किसी भी क्षण हो सकता है। तो उपेंद्र कुशवाहा शिकार हो गए। बहुत ही समझदार राजनीतिज्ञ, लेकिन उनके सामने शर्तें कैसी रखी गई थी और उन्होंने शर्तें मानने से इनकार कर दिया कि विलय नहीं करेंगे, पुत्र को बीजेपी को नहीं सौंपेंगे। अब उनकी राह आगे की कठिन है और इस कठिन डगर पर वह क्या फैसला करते हैं बिहार की राजनीति में, हमें वह क्षण भी याद है, वह वक्त भी याद है जब बिहार में आरएलएसपी बना था। तब जितने कुशवाहा नेता थे उन्होंने, तब देखिए सम्राट चौधरी उस पंक्ति में नहीं थे, लेकिन बाकी भगवान सिंह कुशवाहा हो चाहे नागमणि कुशवाहा हो, सभी ने उपेंद्र कुशवाहा को नेता मान लिया था। अब सबकी राहें जुदा जुदा है और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन के कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की यह शर्त कि बेटा मंत्री होगा, बेटा मंत्री तो बन गया लेकिन टिकट नहीं मिला एमएलसी के लिए। तो ऐसे में अब क्या होने जा रहा है, क्या करेंगे आरएलएम, एनडीए में रहेगा नहीं रहेगा? मंत्री पद की जहां तक बात है, देखिए आज जब एनडीए के सदस्य नामांकन भरने को गए थे तो एनडीए के घटक दल के तमाम नेता मौजूद थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा वहां नहीं थे। तो आरएलएम एनडीए में रहेगा नहीं रहेगा यह सवाल तो है ही। अब दूसरा सवाल यह है कि यदि रहता है तो क्या सम्राट चौधरी की सरकार में उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी से किसी विधायक को, और उस समय सर्वोच्च प्राथमिकता अपनी पत्नी जो विधायक हैं उन्हें मंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? क्योंकि बिहार की राजनीति में एनडीए के भीतर खींचतान तो शुरू ही हो गई और उधर आपने विपक्ष की ओर से देखा, आरजेडी में देखा कि आखिरकार सुनील सिंह को टिकट मिल गया, जिन्हें इसके लिए जाना जाता है कि वह मोदी और शाह के खिलाफ बहुत बोलते हैं। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार पर ताने कसते हैं, इसका ही पुरस्कार मिला है। और उनका जैसे ही नाम का ऐलान हुआ, रोहिणी आचार्य ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। रोहिणी आचार्य ने टिप्पणी की कैसे कैसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है, सामाजिक न्याय के लोग जिन्हें पार्टी के प्रति समर्पित माना जाता है वह कहां चले गए। याद रखना चाहिए कि रोहिणी आचार्य के पास से ही परसों रात लालू यादव लौटे थे और सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले से यह बात फिर से सिद्ध हुई है कि आरजेडी के मालिक, आरजेडी के सर्वेसर्वा अब लालू यादव राबड़ी देवी नहीं तेजस्वी यादव हैं। और इसलिए भी क्योंकि तेज प्रताप यादव का भी नाम कैसे कटा, तेज प्रताप यादव अपनी शर्तों में खो गए कि मुझे टिकट चाहिए, लेकिन जनशक्ति जनता दल का भविष्य क्या हो सकता है यह भगवान मालिक है। जब उपेंद्र कुशवाहा इस लड़ाई में टिक नहीं पा रहे हैं, बड़े बड़े नेता बिखर जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में टीएमसी का क्या हुआ सब देख रहे हैं। तो सबसे पहले एनडीए उपेंद्र कुशवाहा शिकार हो गए हैं, पहले उनके बारे में चर्चा करेंगे और फिर विपक्ष पर आएंगे। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसमें 2-3 बातें हैं। जो अभी विधान परिषद का चुनाव होगा, अब तो चुनाव नहीं होगा, अब तो नाम वापसी के दिन अनाउंस कर दिया जाएगा कि सब लोग निर्विरोध ही चुनाव जीत गए। और ये एक जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार की राजनीति की कंटिन्यूटी है, जो टकराव की राजनीति नहीं करते हैं हमेशा। वो चाहते थे कि जहां जिसका हक बनता है, जैसे आरजेडी का हक बनता था 1 सीट का एमएलसी का, इसी तरह से राज्यसभा में भी 1 सीट का हक आरजेडी का बनता था। वो तो खैर बीजेपी ने छीन लिया, मतलब एनडीए ने। विधान परिषद में आरजेडी का जो हक बनता था सो उसको मिल गया। टकराव की राजनीति नहीं हुई, निर्विरोध चुनाव की परंपरा एमएलसी की जो चलती रही है उस परंपरा का निर्वाह हो गया। अब उसी में सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन था 2 दिन 3 दिन का, वो इसी को लेकर के था कि बीजेपी
एक अतिरिक्त कैंडिडेट देगी या निर्विरोध चुनाव होगा। ये आपने पहले ही कह दिया था, अपने सोर्सेज के हवाले से बीजेपी के बड़े नेताओं ने आपको बता दिया था कि चुनाव नहीं होगा। तो ये हम जी। लोग लगातार कह रहे थे कि चुनाव नहीं होगा। इसके बावजूद जब 4 उम्मीदवारों की घोषणा की भारतीय जनता पार्टी ने, पहले जेडीयू के 3 उम्मीदवार आए और एक उपचुनाव के लिए कुमार का ललन प्रसाद का नाम आया। उसके जी। बाद माना जा रहा था कि बीजेपी 3 उम्मीदवार तय करेगी, क्योंकि 3-3 का फॉर्मूला था कि 3 बीजेपी, 3 जेडीयू, एक लोक जनशक्ति पार्टी, एक आरएलएफ। लेकिन जी। बीजेपी ने 4 उम्मीदवार घोषित कर दिए। जब बीजेपी के 4 उम्मीदवारों की लिस्ट आई, तो ये माना गया कि अब दीपक प्रकाश के लिए रास्ता बंद हो रहा है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने और उनकी पार्टी के लोगों ने इस बात का प्रयास किया कि या तो बीजेपी एक उम्मीदवार विड्रॉ कर ले, हटा ले, नॉमिनेशन नहीं कराए, या ये इजाजत दे कि एक कैंडिडेट अतिरिक्त लड़े। इस बात का बहुत प्रयास हुआ, आप भी जान ही रहे हैं इस बात को कि इसका प्रयास हुआ। ये कोशिश की गई कि एनडीए की तरफ से 10 उम्मीदवार लड़ाया जाए, और आज जो सुबह होगा तक अनुमति का इंतजार होता रहा। आज सुबह तक अनुमति का इंतजार होता रहा कि अमित शाह हाँ कह दें और फिर हम लोग लड़ाई लड़ लेंगे, और तैयारी चल रही थी, लेकिन संभव हो नहीं पाया, कोई कॉल आया नहीं। बिल्कुल, तो उसके लिए ये था कि और उसके बगैर हो नहीं सकता था। मतलब जी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लोगों ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष मतलब उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तब भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि लड़ेंगे तो 10 प्रस्तावक नहीं मिलेगा, प्रस्तावक कहाँ से बिल्कुल। आएंगे? अगर आप कहीं से प्रस्तावक जुटा के लड़ लेंगे तब तो एक कुछ लोग चुपचाप वोट कर सकते हैं, लेकिन पहले कोई आदमी अपने को आकर के एक्सपोज नहीं करेगा आपके समर्थन में। जो बहुत ही क्लोज होगा वो भी नहीं एक्सपोज करेगा आपके सामने अपना नाम आगे। खबर तो यह भी है कि जेडीयू, बीजेपी, हम पार्टी के या एलजेपी को भी शामिल कर लें, उनके सभी विधायकों को इस बात का संदेशा दे दिया गया था कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में किसी अन्य उम्मीदवार के नामांकन के पत्र पर प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर नहीं करना है। जब यह ऊपर से निर्देश आ गया था तो कौन हिम्मत करता। चर्चा चलती रही कि ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक दस्तखत कर देंगे दीपक प्रकाश के नामांकन पत्र पर, क्योंकि ओवैसी के साथ उपेंद्र कुशवाहा के अच्छे संबंध रहे हैं। फिर यह भी बात होती रही कि जीतनराम मांझी और चिराग पासवान के रिश्ते खराब हैं। जीतनराम मांझी को भी विधान परिषद में सीट नहीं मिली है, इसलिए उनके विधायक आ सकते हैं। लेकिन जब अमित शाह ही हरी झंडी नहीं दिखा रहे थे तो जीतनराम मांझी कहां से? और यदि ओवैसी की पार्टी के विधायक हिम्मत भी करते तो फिर तो यह होता कि ये विपक्ष के उम्मीदवार बन रहे हैं, सरकार में कैसे है? ठीक बात है। तो इसलिए ये तमाम चीजें, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर विचार हुआ 2 दिन 3 दिन, लेकिन ये तभी तय हो गया था कि अब सब कुछ बीजेपी की मर्जी पर है, बीजेपी की कृपा पर है। बीजेपी अगर चाहेगी तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को एमएलसी की सीट मिलेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं मिलेगी। अब बीजेपी कैसे चाहती, उसकी जो शर्तें हैं वो हम लोग कई बार पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पहली शर्त थी कि पार्टी का विलय कर दीजिए। दूसरी शर्त थी कि अगर पार्टी का विलय नहीं करते हैं तो उसकी शुरुआत कम से कम हो, दीपक प्रकाश को बीजेपी के टिकट से कैंडिडेट बना दिया जाए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को ये मंजूर नहीं है, ये दोनों शर्तें मंजूर नहीं थी। और हमारी जब एक बार बातचीत हुई थी इस बात को लेकर के, मर्जर को जब राज्यसभा वाला मामला चल रहा था, और उसके बाद पिछली बार जब मई में सरकार के शपथ की बात थी, तो उन्होंने बड़े दो टूक अंदाज में कहा था कि अब पार्टी का विलय नहीं करेंगे। मतलब अब एक बार, कई बार करने के बाद जो है, कई बार कर चुके, वो पार्टी बनाई और पार्टी को मर्जर किया। बार बार जेडीयू में ही मर्जर होती थी उनकी, होता था उनकी पार्टी का कि वो पार्टी अलग बनाते थे, फिर जेडीयू में मर्ज करके जेडीयू में लौटते थे। अब उन्होंने कहा कि अब नहीं करेंगे, अब हो गया बहुत इस तरह के, साख भी खराब होती थी, इससे उनकी साख भी खराब होती थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि, और कल उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के वक्त कह भी दिया था कि मर्जर नहीं होगा, बाकी अन्य शर्तें भी मंजूर नहीं होगी, और एनडीए में है तो कभी 2 कदम आगे कभी 2 कदम पीछे। आहट तो इस बात की कल ही मिल गई थी कि दीपक प्रकाश के लिए कोई रास्ता खुलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, तो उन्होंने मना कर दिया था पहले ही कि मर्जर नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, अब किसी के साथ नहीं करेंगे, अब जो होगा इसी पार्टी में, इसी पार्टी को लेकर के चलेंगे। जितने एमएलए हो, एमपी हो, कोई नहीं हो, तब भी ये पार्टी चलती रहेगी, इसी पार्टी, अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विलय नहीं होगा। तो ये उन्होंने पहले ही कह दिया था। तो ये शर्त तो बीजेपी की वो नहीं मानेंगे। तो बीजेपी भी अब अगर मर्जर नहीं होता है तो फिर उतना ही देगी जितना उसके हिसाब से आपकी उपयोगिता बनती है। जितनी उपयोगिता बनती है उतना, उस हिसाब से, जैसे विधानसभा में के चुनाव में 6 टिकट विधानसभा की उपयोगिता लगी और एक राज्यसभा का कमिटमेंट था तो वो मिला। अब आगे के लिए ये भी कमिटमेंट नहीं है बीजेपी का। अगर एनडीए में ही रहते हैं वो, तो लोकसभा की सीट का तो कमिटमेंट होगा, आगे की राज्यसभा के लिए कमिटमेंट नहीं होगा। ज्ञानेश्वर जी, ये बड़ा कैटेगरिकली बीजेपी के एक व्यक्ति ने हमको कहा कि पिछले बार जो 2 साल की राज्यसभा मिली उपेंद्र कुशवाहा को, उस समय ये कमिटमेंट था कि अगली बार आपको रिपीट किया जाएगा, लेकिन इसके बाद राज्यसभा सीट पर दावा नहीं है।
इसके बाद 2029 के लोकसभा चुनाव में एक सीट जरूर मिलेगी अगर वो एनडीए में ही रहते हैं, और उसके बाद राज्यसभा जब खत्म होगी तो राज्यसभा नहीं मिलेगी। बिल्कुल। ये बहुत साफ साफ शर्त है बीजेपी की, और बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जिस तरह से जीतन राम मांझी को ट्रीट किया जाता है कि एक आपको मतलब लोकसभा और 6 या 7 विधानसभा जो आपको मिलती है और एक बिल्कुल। एमएलसी। तो जी। जब राज्यसभा खत्म होगी तब एक एमएलसी की बात हो सकती है उपेंद्र कुशवाहा के लिए, उसके पहले नहीं होगी। तो ये जी। मोटे तौर पर एक तस्वीर का खाका बीजेपी के नेताओं ने जो चीजों को जानते हैं उन लोगों ने ये खाका रख दिया। अब जी। डिसाइड करना है उपेंद्र कुशवाहा को कि वो एनडीए के साथ ही रहते हैं, अलग चलते हैं, या अपोजिशन के खेमे में जाते हैं। यही 3 ऑप्शन होते हैं। वो बिल्कुल। उन्होंने एक तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश भी की थी। अभी आपने ओवैसी की बात कही तो ध्यान आ गया कि पिछले ही चुनाव में, मतलब 20 बिल्कुल। वाले चुनाव में 2020। उन्होंने एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस कुछ करके जीडीए टाइप का कुछ जी। एक बनाया था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी थे, बहुजन समाज पार्टी भी थी, ओवैसी की पार्टी थी, तो सब बनाया था। लेकिन उसका भी क्या असर हुआ ये हम सब लोगों ने देखा। तो अब वो एक रास्ता है कि आप एक नया फॉर्मेशन करिए तीसरे मोर्चे की तरफ चलने का, या फिर अपोजिशन में जाइए, या फिर आप जहां हैं वहां बने रहिए। अपोजिशन की तरफ जाने का अभी आरजेडी के साथ जाने की कोई गुंजाइश नहीं इसलिए दिख रही है क्योंकि उधर जाकर के भी उनको कोई बहुत फायदा नहीं दिख रहा है। लेकिन अजीत जी उधर जाने की कोशिश करेंगे, उसके पहले इनके 3 विधायक, देखिए कल तो चारों विधायक मौजूद दिखाई पड़े, उनके 3 विधायक तो टूट ही जाएंगे। बीजेपी की तैयारी तो वहां भी पूर्ण है। और देखिए ना, प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह बन गए, आज दीपक प्रकाश को टिकट नहीं मिला, लेकिन आलोक सिंह जो है बीजेपी के उम्मीदवार और पावर स्टार पवन सिंह के साथ आज घूमते दिखाई पड़े। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का क्या संबंध है, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, बाद में उपेंद्र कुशवाहा ने माफी जरूर दी थी, राज्यसभा चुनाव में कैसे क्या हुआ यह भी देखने की बात है। पवन सिंह को टिकट नहीं मिला था, अब विधान परिषद में पवन सिंह को टिकट मिल गया तो दीपक प्रकाश को नहीं मिला। तो पार्टी में टूट, और जो आप कह रहे थे कि 3 विधायक टूट गए और बीजेपी जिस नेचर और सिग्नेचर की पार्टी है, फिर तो कहेगी कि पार्टी ही हमारी है जब ये विधायक टूटेंगे तो। हाँ, तो कह सकते हैं, वही एक संकट है। इसलिए हम कह रहे थे कि अपोजिशन में जाने का कोई फायदा नहीं है, नुकसान बहुत है। नुकसान ये है कि आपके 3 विधायक चले जाएंगे। अब तो मान लीजिए आलोक सिंह प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो पूरी प्रदेश कमेटी उनके साथ चली गई और 3 विधायकों ने लिख करके दे दिया कि हम असली पार्टी हैं। तो हो सकता है कि स्पीकर, चुनाव आयोग सब असली पार्टी की मान्यता उसी को दे दे। फिर आप क्या करिएगा? शिवसेना के साथ क्या हुआ? यही तो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ। मुकदमा चलता रहा, अभी भी मुकदमा चल ही रहा है, लेकिन असली पार्टी तो मान ली गई ना कि एकनाथ शिंदे की असली पार्टी है। और उसी तरह से अजीत पवार की पार्टी को मान लिया गया कि असली एनसीपी वो है, असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। तो ये ऐसा भी हो सकता है। तो इससे बचने का रास्ता यह है कि अपोजिशन की तरफ नहीं जाए। तीसरे मोर्चे में तीसरा मोर्चा बनाने की संभावना को एक बल मिल रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी ने दबी जुबान में उनके साथ एक तरह की सहानुभूति उनके प्रति दिखाई है, और दबी जुबान में इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई है कि वो साथ आने की बात कोई आदमी पहल कर सकता है। हालांकि अभी कोई पहल उसकी नहीं करेगी। दोनों के बीच रिश्ते भी अच्छे हैं, गुपचुप मुलाकातें भी होती रहती है या खबरें आती रहती है। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, तो वो अभी जो है वो एक रास्ता बचता है तीसरे मोर्चे वाला। देखिए, अगर अभी उपेंद्र कुशवाहा तीसरे मोर्चे की राजनीति करना चाहेंगे तो कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उससे अभी तत्काल कोई नफा नुकसान बीजेपी को नहीं है। आप चले भी, अभी आप करते रहिए, अब जब चुनाव आएगा तब देखेंगे ना। अभी तो कोई आप तीसरे मोर्चे की राजनीति करिए, तो एक वो रास्ता है। लेकिन उनके लिए सबसे उपयुक्त रास्ता यही है कि अभी वो एनडीए में बने रहे। जो आपने बताया कल के भाषण की जगह जिक्र किया उनका, कि 2 कदम आगे 2 कदम पीछे होता रहता है। देखिए, ये भी सेटबैक था 2024 में जब उनको 2 साल वाली राज्यसभा मिली, तो वो भी सेटबैक था। माना गया था कि उनको 4 साल वाली राज्यसभा मिलेगी, जिस पर मनन मिश्रा को भेजा गया। हम लोगों ने ही सूचना दी थी, वे भी अवाक रह गए थे कि 2 साल के लिए जा रहे हैं, और मनन मिश्रा उम्मीदवार हो रहे हैं, 4 साल के लिए वो जाएंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा भी अवाक हो गए थे, क्योंकि उन्हें खबर थी कि वे 4 साल के लिए जा रहे हैं। यह ब्रेकिंग खबर भी हम लोगों ने ही बताई थी, उन्हें फोन करके कॉल करके कहा था। हाँ, तो वो सेटबैक था ना। आपको बातचीत हुई थी तो आपने उसके बाद बताया था कि उनका क्या हैरानी थी उनको, और उनको ये बिट्रेयल भी फील कर रहे थे कि धोखा हुआ हमारे साथ, जब कहा गया था कि 4 साल वाली राज्यसभा मिलेगी। तो वो भी सेटबैक था, लेकिन बने रहे पार्टी में, तो सारी चीजें ठीक हो गई। असेंबली के इलेक्शन में भी आपके 4 एमएलए जीत गए, आपको दोबारा 6 साल की राज्यसभा भी मिल गई। तो और अभी 7 मई को भी इतना सद्भाव दिखाया बीजेपी ने कि दीपक प्रकाश को मंत्री बनवाया, दूसरी बार शपथ दिलाई, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है कि भाई बिना किसी सदन के सदस्य बने लगातार दूसरी बार शपथ कैसे हुई है। इस पर विचार किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, इस पर विचार करेगी अदालत, सर्वोच्च अदालत। तो ये सारा सद्भाव उनके पास था। अगर वो बने रहते हैं तो ये सद्भाव भी बना रहेगा।
और आगे वो कुछ भी देखिए, अब इस पार्टी में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ डिसीजन करने वाले दो ही लोग हैं। उन दो लोगों को अगर आपकी उपयोगिता समझ में आती है किसी तरह से, तो आपको कुछ भी मिल सकता है। अगर बिल्कुल। नहीं समझ में आती है तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम्म। अपनी उपयोगिता दिखानी है। राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में भी, अगले साल उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उस चुनाव में भी आप अपनी उपयोगिता दिखाइए। क्या पता आप केंद्र में मंत्री बन जाए, क्या पता गवर्नर वाले कोटे से एमएलसी की भी सीट आपको मिल जाए, लेकिन वो हम्म। सब चीजें तब होंगी जब आप यहाँ रहिएगा। ऐसे बिल्कुल। नहीं होगी। सरकार अभी हम्म। कहीं नहीं जा रही है। देखिए वो हम्म। हम तो सबसे बड़ा दार्शनिक अभी तक के उसका यूनिवर्स में सबसे बड़ा दार्शनिक मानते हैं प्लेटो को। उनका हम्म। कहना था, और उनके चेले अरिस्टोटल ने भी कहा, बाद में उन्होंने ही लिखा इस बात को, कि जो ओलंपिक का गोल्ड मेडल है या कोई भी मेडल है, वो सबसे फास्टेस्ट और सबसे बेस्ट जो होता है उसको नहीं मिलता है, हम्म। कंटेस्टेंट को मिलता है, जो हिस्सा लेता है उसको मिलता है। हम आप बिल्कुल। भले बहुत ही काबिल हो, अगर उसमें कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट नहीं है, तो नहीं मिलेगा। हम्म। तो 800 करोड़ की आबादी है, उसमें बहुत सारे लोग बहुत काबिल होंगे, बहुत तेज दौड़ते होंगे, लेकिन बिल्कुल। जो ओलंपिक में दौड़ने जाएगा मेडल उसी को मिलता है। जी। आप अगर एनडीए में हैं, एनडीए से कुछ भी मिलना है, केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, कुछ भी मिलना है तभी मिलेगा जब आप वहां हैं। ऐसा हम्म। नहीं होगा कि आप छोड़ करके चले जाइएगा तो अभी अपोजिशन में भी कुछ नहीं मिलना है। तो इस बात को उपेंद्र कुशवाहा भी समझ रहे हैं, और उम्र के साथ साथ उनको भी इस बात का अनुभव हुआ है कि हर पार्टी में, हर गठबंधन में हर बार लड़के झगड़ा करके बाहर होने का कोई बहुत लाभ नहीं है। एक बिल्कुल। ठीक है, आपकी एक सर्टेन आइडेंटिटी बनी हुई है, लेकिन उसका बहुत लाभ नहीं। अब उनको अपने करियर से ज्यादा अपने बेटे के करियर की चिंता है। और तो ये अजीत जी देखो, देखिए, उपेंद्र जी जैसे हैं, यह भी नहीं कह सकता कि उन्होंने इतना इकट्ठा कर लिया, इतना माल जमा कर लिया कि वो लंबे समय तक संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन अजीत जी, सवाल ये पैदा होता है ना कि यदि एनडीए में वह रह भी जाते हैं, दीपक प्रकाश सम्राट चौधरी की सरकार से भी हटेंगे, इस्तीफा देंगे, तो यह सवाल है कि सम्राट चौधरी की सरकार में आरएलएम का कोई मंत्री होगा या नहीं होगा। दीपक प्रकाश पूर्व मंत्री कहे जाएंगे कि वह विधायक बनने का प्रयास करेंगे। विधायक बनने के प्रयास के रास्ते में एक ही रास्ता बचता है कि मां जो है दीपक प्रकाश की, वह इस्तीफा कर दें और फिर वहां बांकीपुर विधानसभा के साथ उपचुनाव हो जाए, या फिर उपेंद्र कुशवाहा के पास एक विकल्प यह भी बचता है कि वह अपनी पत्नी को, यदि बात बन जाती है, बीजेपी के साथ सब कुछ ठीक रहता है, तो अपनी पत्नी को वह मंत्री बनवा दें। लेकिन पत्नी को मंत्री बनवाएंगे तो फिर वैसे ही जैसे पहले इनके तीनों विधायक बिदके थे, फिर बिदकेंगे। रामेश्वर महतो और माधव आनंद तो ज्यादा ही बिदक जाते हैं। तो ये तमाम खतरे इस रास्ते में हैं। दीपक प्रकाश नेता आरएलएम कहे जाएंगे कि कुछ बनने का प्रयास करेंगे। इन तमाम विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए। जी जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसमें बाई इलेक्शन वाला तो हम अपनी समझदारी से, हालांकि कई बार कुछ भी कोई डिसीजन करता है, लेकिन जो राजनीतिक समझदारी है वो ये है कि वो रास्ता नहीं चुनना चाहिए। जी, उपचुनाव का खतरनाक तो रास्ता बिल्कुल ही नहीं चुनना चाहिए है, क्योंकि फिर वो सीट गंवा देने का खतरा है आपके है। पास जो है, बिल्कुल। वो भी जी। गंवा देने का खतरा है। अभी हम लोगों ने देखा उसी इलाके में एमएलसी का बाई इलेक्शन हुआ तो क्या रिजल्ट आया। हम्म। एमएलसी का बाई इलेक्शन हुआ और आरजेडी ने हरा दिया जेडीयू के उम्मीदवार को, राधाचरण सेठ के बेटे को हरा दिया, सत्तारूढ़ दल के जिसका सबसे बड़ा सद्भाव है नीतीश कुमार की पार्टी बिल्कुल। के कैंडिडेट को हरा दिया। हम्म। एमएलए है वहां से राधाचरण सेठ, अपने बेटे को नहीं जिता पाए। हम्म। उपेंद्र कुशवाहा के साथ ये समस्या और भी हो जाएगी, क्योंकि वो तो जेडीयू भी नहीं है उनकी पार्टी। और बिल्कुल। पिछली बार बिल्कुल। भी जब जब चुनाव चल रहा था और वैसी तीव्र तेज लहर थी, आंधी आंधी थी एनडीए की, तब भी बहुत मुश्किल से सीट जीते हैं वहां। बिल्कुल। तो ये सीट बिल्कुल। लड़ाई बिल्कुल। बहुत इतनी कठिन, इतनी घनघोर लड़ाई थी कि कई बार लग रहा था कि नहीं जीत पाएंगे उनकी पत्नी वहां से। हम्म। तो जी। वैसी लड़ाई, वैसी स्थिति में आप बाई इलेक्शन में नहीं जा सकते हैं, और बाई इलेक्शन हम्म। में गए क्या पता बीजेपी जेडीयू के लोग ही हरवा देंगे वहां। इस बात की हम्म। 100% गुंजाइश है कि ऐसा भीतरघात होगा कि आप वहां से नहीं जीत पाएंगे, तो वो सीट हम्म। आप गंवा देंगे। इसलिए बाई इलेक्शन वाला तो हमारी तरफ से रूल्ड आउट है, राजनीतिक समझदारी के हिसाब से। आगे उनको हम्म। नेता तो अपना फैसला अपने हिसाब से करते हैं। ये वाला ऑप्शन जो है, दूसरा ऑप्शन कि वो अपनी पत्नी को मंत्री बनवाए सम्राट चौधरी की सरकार में, और बनाया जा सकता है। जब दीपक प्रकाश को बनाया था तो स्नेहलता कुशवाहा को भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। वो भी अभी तत्काल होता नहीं दिख रहा है ज्ञानेश्वर। जी। मतलब अभी तुरंत एक व्यक्ति के लिए फिर कैबिनेट रिसफल वाली बात, अभी तुरंत 7 मई को कैबिनेट का विस्तार हुआ था, 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री शपथ लिए थे, तो हर महीने विस्तार करना, हर महीने एक बार शपथ समारोह आयोजित करना, ये भी थोड़ा हमको लगता है कि अव्यवहारिक सा लगेगा। तो जी। हो सकता है कि आगे थोड़े दिन के बाद ये कर दिया जाए, क्योंकि हम्म। अभी अगर उनको नहीं मंत्री बनाते हैं तो कोई ऐसी आफत नहीं है बीजेपी के सामने कि सरकार के सामने संकट हो जाएगा या कोई सरकार के संकट नहीं। सामने खतरा हो जाएगा, कुछ नहीं है मामला। जी। तो बीजेपी जेडीयू के सामने कोई चिंता नहीं। जो चैलेंज है या जो
अर्जेंसी है वो उपेंद्र कुशवाहा की हो सकती है, आरएलएम की हो सकती है, अर्जेंसी कोई बीजेपी जेडीयू की नहीं है, सरकार की कोई अर्जेंसी नहीं है। इसीलिए अभी बिल्कुल। तत्काल शपथ ग्रहण समारोह होगा, ये इसमें थोड़ा हमको संशय लग रहा है। लेकिन हम्म। अगर बातचीत चलती रही, सद्भाव बना रहा, इन्होंने अपनी शिकायत करके और चुप हो गए और पार्टी एनडीए की जो लाइन है उस लाइन पर राजनीति करते रहे, तो हो सकता है कि आगे थोड़े दिन के बाद जब भी विस्तार का समय आए, विभागों में फेरबदल का मौका आए या मंत्रिमंडल का वो मौका आए, तो उनको बना दिया जाए स्नेहलता कुशवाहा जी। को। ये इसका सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए था, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए है दीपक प्रकाश हम्म। को। आपने कहा कि किसी भी क्षण हो सकता है, बायो बदल दिया है उन्होंने, हम लोग अभी प्रसारित होने के 2 घंटे 3 घंटे पहले इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बिल्कुल हो सकता है कि बिल्कुल। जब प्रसारित हो तब तक हो जाए। हम लोग कल भी, मतलब परसों शनिवार को भी कह रहे थे कि अगर नहीं होता है तो 5 बजे की समय सीमा समाप्त होने के साथ ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जी। क्योंकि उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है, कोई बाई इलेक्शन नहीं हम्म। होना है, बांकीपुर से आप लड़ नहीं सकते हैं, कोई एमएलए दूसरा आपसे छुड़ा नहीं सकता है, और आगे कोई पद खाली होने की गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए अगले साल मार्च में जब राष्ट्रपति राज्यपाल वाली सीट का राज्यपाल मनोनयन वाले होगा, सब कोटे के सभाएं। 12, हाँ, राज्यपाल जी। कोटे के 12 लोगों का मनोनयन होगा तब है, तो उस समय तो आप रह नहीं सकते हैं। तो हम्म। आगे अभी इसको खींचते रहने का, ड्रैग करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम्म। जैसे ही ये तय हुआ कि आप एमएलसी के कैंडिडेट नहीं है, वैसे ही आप लेम डक मिनिस्टर हो गए। लेम डक हम्म। मिनिस्टर का मतलब, जो हम लोग नीतीश कुमार के बारे में कह रहे थे कि जैसे ही उनके राज्यसभा जाने की बात खत्म हो गई, मतलब वैसे ही वो हम्म। लेम डक हो गए, कोई अब उनकी बात की कोई अथॉरिटी नहीं है उनकी। वैसे ही बिल्कुल। बतौर मंत्री अब कोई अथॉरिटी नहीं है, अगर इस्तीफा नहीं हम्म। करते हैं तो कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी, कोई हम्म। अधिकारी बात नहीं सुनेगा, आप अथॉरिटी के साथ कोई डिसीजन नहीं कर सकेंगे। इसलिए उसको छोड़ देना बेहतर है, और मतलब एक अच्छे मोड़ पर छोड़ना चाहिए, एक अच्छे नोट के साथ छोड़ना चाहिए, पार्टी के हम्म। साथ बातचीत करके, मतलब अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ बातचीत करके, ताकि हम्म। सद्भाव बना रहे, और उसके बाद बिल्कुल। अपनी उपयोगिता बनाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, उपयोगिता बन सकती है ज्ञानेश्वर जी, हम लोग भी चर्चा कर चुके हैं। हम्म। शाहबाद का जो इलाका है बड़ा सेंसिटिव इलाका है, और हमेशा तलवार की धार पर चलने जैसा होता है। पिछले हम्म। कई चुनावों से बीजेपी, अभी इस बार का चुनाव छोड़ दें, 25 का विधानसभा चुनाव, तो लगातार बीजेपी वहां खराब प्रदर्शन करती आई, बिल्कुल। मतलब पूरा एनडीए खराब प्रदर्शन करता आया है। जी। 20 के हम्म। असेंबली में हम लोगों ने देखा ही था। तो ये अभी इस बार भी जो सीटें मिली हैं इंडिया ब्लॉक को, वो सारी सीटें उसी इलाके में, मैक्सिमम सीटें, बिल्कुल। मतलब अगर सीमांचल छोड़ दें तो उस इलाके में ही सीट मिली है। तो हम्म। इस बात को समझने की जरूरत है भाई, जब अभय कुशवाहा चुनाव हरा सकते हैं वहां औरंगाबाद सीट पर, बिल्कुल। तो ये कोई मामूली चीज नहीं है। उस हम्म। इलाके में, और उस इलाके में असर रखते हैं उपेंद्र कुशवाहा, अपनी उपयोगिता है उनकी। और हम उस दिन भी कह रहे थे कि मान लीजिए कि अगर नाराज होंगे, तो बाकी अगर जोखिम लेना चाहेंगे तो ये कर सकते हैं कि जहां एनडीए का वो कुशवाहा नहीं होगा, वहां वो अपना कुशवाहा दे देंगे। तो वो हम्म। अगर उसमें कोई बढ़िया कैंडिडेट है, 10-20 हजार 25 हजार का भी अंतर कर दे, तो वो नुकसान की बात हो जाती है। वो बिल्कुल। बीजेपी नहीं चाहेगी, कम से कम अगले लोकसभा चुनाव में नहीं चाहेगी। हम्म। असेंबली में क्या होगा 30 में, ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन ज्ञानेश्वर जी 2029 का चुनाव बीजेपी के लिए बड़ा बड़ा प्रतिष्ठा का चुनाव होगा, जिन्हें हम्म। जीवन मरण का चुनाव होगा, करो या मरो का चुनाव होगा। 2024 हम लोगों ने देखा है, 240 सीट पर आ गई थी बीजेपी, और उसके बाद क्या स्थितियां रही हैं। राज्यसभा विधानसभा भले जीतते रहे, लेकिन 2024 की हार बीजेपी को बड़ा सदमा देने वाली थी, झटका देने वाली थी। तो बिल्कुल। 29 में ऐसा कोई जोखिम नहीं ले सकती है बीजेपी। बिहार में तो हम्म। खास तौर से नहीं ले सकती है, क्योंकि अगर पिछली बार बिहार नहीं बचा दिया, बिहार हम्म। उड़ीसा, इन 2 स्टेट्स ने, बिहार उड़ीसा और कुछ हद तक कर्नाटक ने बीजेपी को बचाया, नहीं तो बीजेपी को तो लुटिया डूबी गई थी 24 के चुनाव में। तो बिल्कुल। बिल्कुल। बीजेपी नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ हो बिहार में। तो हम्म। 29 के चुनाव में बड़ी उपयोगिता हो सकती है उपेंद्र कुशवाहा की। वो लोकसभा का चुनाव भी जीत सकते हैं, अपनी राज्यसभा वाली सीटें किसी और को दे सकते हैं, अपनी पार्टी में या परिवार में, आगे कुछ और बार्गेन कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ रहेंगे और अपनी उपयोगिता साबित करेंगे, तभी होगा। बार बार जी। इधर से उधर करने का कोई बहुत लाभ अब उनको है नहीं। उन्होंने सारी राजनीति करके देख ली है, अकेले हम्म। लड़के भी देख लिया है, आरजेडी के साथ भी करके देख लिया है, सब करके देख लिया है, नहीं हो रहा है। तो जहां सबसे अच्छा हो रहा है वहां रह के इंतजार करना चाहिए। तो देखिए इस बार लेकिन अजीत जी, न नीतीश कुमार की, न सम्राट चौधरी की, किसी की सद्भावना नहीं दिखी उपेंद्र कुशवाहा के लिए। यह भी सोचना पड़ेगा उपेंद्र कुशवाहा को। और इसी हिसाब से कि देखिए अमित शाह के भरोसे थे, न नीतीश कुमार के भरोसे थे, न सम्राट चौधरी के भरोसे थे। तो सद्भावना कैसे बने, सभी उन्हें कैसे मानने लगे, यह भी समझने की बात होगी। एनडीए की बात हम लोगों ने कर ली, चलिए अब चलते हैं विपक्ष की ओर, राजद की ओर। कितने नाम चलते रहे कि देखिए परिवार में एका स्थापित करना है, तेज प्रताप यादव के लिए राबड़ी देवी बिट्टो लगाई हुई हैं, लालू यादव भी चाहते हैं, लालू यादव इस बीच सिंगापुर चले गए, बेटी रोहिणी के पास रहे। फिर यह भी कहा गया कि नहीं, दलित कार्ड साधा जाना है, शिवचंद राम बन सकते हैं। देखिए फारूक शेख का भी नाम आता रहा, लेकिन 3 मुसलमान वहां पहले से थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी, कारी शोएब और फैसल अली।
तो ऐसे में चौथा तो मुश्किल लग रहा था, लेकिन उनका नाम भी चल रहा था आखिरकार सुनील सिंह के नाम पर। और सुनील सिंह के नाम पर जैसे ही मुहर लगी, कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई कि देखिए सुनील सिंह की किस्मत इसलिए खुली कि जब यह लगने लगा कि 9वां उम्मीदवार भी एनडीए का हो सकता है, तो फिर विपक्ष से लड़ेगा कौन? तोड़-फोड़ करनी होगी, अपनी पार्टी के विधायकों को बचाना होगा, उन्हें चार्टर्ड फ्लाइट से ले जाना होगा, पैर पूजा करनी होगी, पैर पूजा में 5 करोड़ खर्च होगा कि 10 करोड़ खर्च होगा, कौन जानता है। तो तेजस्वी यादव ने यहाँ बाजी मार ली। तेजस्वी यादव सुनील सिंह के पक्ष में थे, तेज प्रताप यादव के पक्ष में हो ही नहीं सकते थे। रोहिणी आचार्य सुनील सिंह का विरोध कर रही थी, लालू यादव रोहिणी आचार्य को मना कर लौटे थे, लेकिन जैसे ही इंडिया लौटे लालू यादव, टिकट मिल गया सुनील सिंह को। सुनील सिंह ने बाजी मार ली, निर्विरोध एमएलसी बन जाएंगे और फिर पुराने तेवर में रहे तो वह मोदी साहब पर गरजते रहेंगे, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार पर भी ताने कसते रहेंगे। अब इसका फलाफल क्या होगा यह कोई नहीं जानता है, लेकिन तेजस्वी यादव ने यह सिद्धता हासिल कर ली कि आरजेडी के भीतर वे जो चाहेंगे वही होगा। बाकी परिवार के दूसरे सदस्य उनकी राय हो सकती है, फैसला नहीं हो सकता। अजीत जी। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, ये बात तो ठीक है। और पहले भी एक लग रहा था, हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, तो ये हो सकता है कि परिवार के अपने माता पिता के दबाव में तेजस्वी यादव विचार कर रहे हो तेज प्रताप यादव के नाम पर, लेकिन वो उनको नहीं भेजते एमएलसी में। और दूसरी एक बात ये भी समझने की जरूरत है कि पार्टियों के जो कोषाध्यक्ष होते हैं ज्ञानेश्वर जी, उनको जरूर साथ करके रखा जाता है, उनको जानकारी होती है, इसलिए उनको नहीं छोड़ा जाता है। कांग्रेस का भी देखिए, बीजेपी का देखिए, जो कोषाध्यक्ष बनता है उसको आमतौर पर कोई ना कोई पद दे करके रखा जाता है, किसी तरह से उसको संतुष्ट और खुश करके रखा जाता है। अभी देखिए ना, अजय माकन को जब राज्यसभा को कोषाध्यक्ष बनाया कांग्रेस ने, तो उनको राज्यसभा भेजने का कितना प्रयास हुआ, उनको हरियाणा से टिकट दिया गया, सारा मैनेजमेंट हुआ, एक वोट से हार गए वो। तो एक वोट से हार गए तो उनको दोबारा दूसरी जगह से भेज करके राज्यसभा भेजा ही गया, लेकिन वो राज्यसभा में गए। तो ये दोबारा के चुनाव में मतलब उनको राज्यसभा भेजा गया। तो कोषाध्यक्ष जो होता है उसका ध्यान रखा जाता है, वो कोष का ख्याल रखता है और फिर वो सारी बातें आपकी जान रहा होता है। तो सुनील सिंह का एक जो आपने कहा कि रियल अपोजिशन की तरह एक्ट करना और उसमें किसी के प्रति भी कुछ भी कहना, चूंकि एक बार उनके यहाँ छापा वोपा भी इनकम टैक्स का पड़ ही चुका है, तो अब वो उससे भी सर्टिफाइड हो चुके हैं, तो उनको कोई परेशानी नहीं है। तो वो एक तो बयान भी देते हैं, अक्खड़ की तरह लड़ते भी हैं, बीजेपी के ऊपर अटैक करने में, इंडिविजुअल अटैक करने में भी उनको दिक्कत नहीं है। दूसरे, अगर आरजेडी के लिए पैसे रुपए के बंदोबस्त की बात है तो उसमें भी वो आगे रहते हैं, और बाकी आरजेडी की किस्से कहानियां हैं वो सब भी वो जानते हैं। तो वो परफेक्टली फिट बैठते हैं उस क्राइटेरिया में कि अगर एमएलसी की एक सीट मिल रही है तो उनको दे दें। और ये आपने बता ही दिया, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है कि एक आशंका हो गई थी कि नवा कैंडिडेट आ सकता है एनडीए से। तो नवा कैंडिडेट अगर आ जाता तब तो बहुत ही बंदोबस्त करना होता, तब तो आपको जो 40 वोट है अपोजिशन के टोटल, मतलब वो ऐसी की पार्टी को मिला करके भी उन सबको साधना होता। कौन टूट जाएगा ये आप नहीं कह सकते थे उसमें, और अगर टूटता, अगर नवा कैंडिडेट होता तो ये राज्यसभा टाइप की स्थिति नहीं थी। यहाँ फर्स्ट प्रेफरेंस एक भी वोट नहीं था एनडीए के पास, तो फिर बहुत ही बड़ी चीज होती। तो खैर वो नहीं हुआ। उस आशंका में भी इनको कुछ एक पुश मिल गया, जो पुश फैक्टर होता है वो पुश एक कुछ मिल गया इनको। लेकिन तेजस्वी यादव के यहाँ इनका नाम पहले से ऑलरेडी 1 नंबर पर था, बल्कि इकलौता नाम था, बाकी कोई नाम उन लोगों ने उनके नजर में नहीं था। अगर पहले ये तय हो जाता तो हो सकता है कि कुछ विचार होता, 50-50 में आते। लेकिन ये ठीक है कि आपने जैसा कहा कि तेजस्वी यादव ही फैसले में अंतिम अथॉरिटी हैं आरजेडी के, और उन्होंने भेज दिया सुनील सिंह को। देखिए, ये राजपूत राजनीति का भी इसमें एक एंगल है। मतलब देखिए, बीजेपी ने भेजा ही पवन सिंह को, राज्यसभा नहीं भेजा था, लेकिन विधान परिषद में उनको भेजा गया। पहले राजेंद्र सिंह का नाम चल रहा था, कुछ और भी नाम चल रहे थे, लेकिन एक राजपूत नाम एकदम से चल रहा था कि जेडीयू अगर नहीं भेजेगी तो बीजेपी भेजेगी। और इसलिए भेजेगी क्योंकि आपने राज्यसभा खत्म होती गई, राज्यसभा आपने दिया नहीं। वशिष्ठ नारायण सिंह की राज्यसभा चली गई, उनकी एक और राज्यसभा बीजेपी हरिवंश नारायण सिंह की राज्यसभा चली गई, तो वो नहीं दिया जेडीयू ने। तो आर.के. सिंह हारे हुए हैं, कोई मंत्री नहीं बना है राजपूत समाज का, तो आपको देना है। हालांकि ये बात भी आई थी और पोस्ट में आपने ये जानकारी भी दी थी कि ऑलरेडी 3 लोग राज्यसभा विधान परिषद में है राजपूत समाज के, लेकिन वो एक मैसेज देना था बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी भेज रही थी, इसलिए बीजेपी को एक मैसेज देने के लिए आरजेडी ने एक राज्यसभा का अपनी तरफ से तय कर दिया सुनील सिंह का। और वो थे भी, जिसकी कंटिन्यूटी थी, तो उसमें ज्यादा विवाद नहीं होगा। पार्टी के अंदर भी कोई और भी दावेदार होंगे, लेकिन वो ज्यादा विवाद नहीं होगा जब आप कह देंगे कि आप कंटिन्यू कर रहे हैं सुनील सिंह को। और अगर कोई नाराज भी होगा तो सुनील सिंह उसको मनाने साधने में
सक्षम है। और ये अच्छा हो गया उनके लिए कि सब लोग निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। तो सुनील सिंह पार्टी के अंदर अब एक महत्वपूर्ण भूमिका जैसे पहले भी निभाते थे वो निभाते रहेंगे, और इससे तेजस्वी यादव की पोजीशन और कंसोलिडेट हुई है। परिवार का झगड़ा भी धीरे धीरे हमको लगता है ज्ञानेश्वर जी अब निपटाने के तरफ, साथ निपटा के सबको साथ लेने के की दिशा में नहीं बढ़ रहा है। अब परिवार का झगड़ा इलिमिनेट करने की तरफ बढ़ रहा है कि जो लोग बाहर हैं वो लोग बाहर रहे, जितने लोग हैं उतने लोगों के साथ ही परिवार चलेगा। बिल्कुल तो इलिमिनेट करके मतलब साथ लेने के बदले छांट के चलने की अब परिवार में राजनीति हो रही है। बिल्कुल। देखिए अजीत जी, लेकिन आज एक और बात पर गौर करना होगा। जो नामांकन का पर्चा भरा गया, जब नामांकन का पर्चा भरे जाने के वक्त जो नेतागण मौजूद थे, उन तस्वीरों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति गायब था। देखिए सुनील सिंह के नामांकन में तेजस्वी यादव इसलिए नहीं थे क्योंकि वह दिल्ली में थे, लालू यादव इसलिए नहीं थे क्योंकि वह दिल्ली में थे, लेकिन नीतीश कुमार पहली बार ऐसे मौके पर दूर दिखाई पड़े। देखिए जब कोई नामांकन होता था या शपथ ग्रहण समारोह होता था तो नीतीश कुमार जरूर मौजूद रहते थे। संजय झा रहे, ललन सिंह रहे, और देखिए नामांकन भरने वालों में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी थे। तो आज इस बात का संकेत मिलने लगा कि देखिए नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से भी अब क्या दूर जाते दिखाई पड़ रहे हैं। चले गए हैं ज्ञानेश्वर जी, दूर चले गए हैं। हाँ, आप उनकी एक्टिविटीज देखिए ना, ये आपने अच्छा याद दिलाया। हम तो खुद ही हर उसमें नामांकन में हमने देखा है नीतीश कुमार मौजूद रहते थे, और आज तो बहुत ही बड़ा मौका था उनके लिए। उनका बेटा राजनीति में मतलब आ तो गए थे पार्टी में, लेकिन ऑफिशियली एक उनकी पारी शुरू हो रही थी विधायक के तौर पर, विधान परिषद के सदस्य के रूप में। तो ये बड़ा मौका था, इस मौके पर वो रह सकते थे, लेकिन अब वो इससे भी दूर हो गए हैं। अब इसके लिए भी हमको लगता है कि वो इतना वो एक तो उनको इतना सक्षम भी नहीं माना जा रहा है कि उनको हर जगह ले जाया जाए, वो खड़े हों और लोगों के बीच में मौजूद रहें। और उनकी अपनी भी अब हमको लगता है धीरे धीरे इच्छा कम होती जा रही है। इस बात की आशंका पहले लोगों ने जताई थी कि जैसे ही मुख्यमंत्री पद से हटेंगे उनकी एक्टिविटीज कम हो जाएंगी, लोगों से मिलना जुलना कम हो जाएगा, और तब जिस डिजेनरेटिव बीमारी के वो शिकार हैं उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, वो ज्यादा होने लगेगा। तो ऐसा इसकी आशंका भी हमको दिख रही है। उनके ऊपर जो उनके आसपास के लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए। अगर उनके सक्रिय रहने से, उनके बाहर आने जाने से उनकी सेहत ठीक रहती है तो उसको नहीं रोकना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए देखिए आगे क्या होता है बिहार की राजनीति में। उपेंद्र कुशवाहा किस रास्ते पर चलते हैं, यह देखने की बात होगी, इस पर नजर रखनी होगी। आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखेंगे और पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।